पूजा और शालिनी दो सौतेली बहनें थी। पूजा की माँ पूजा के बचपन में ही मर गई थी। फिर पूजा के पिताजी ने दूसरी शादी की। दूसरी बीवी पुष्पा से एक और बेटी शालिनी हुई। फिर किसी बीमारी के चलते पूजा के पिताजी का देहांत हो गया। पुष्पा अपनी बेटी शालिनी से तो प्यार करती थी, लेकिन पूजा को बहुत डांटती थी। उसे स्कूल भी नहीं भेजती थी। पूरे दिन घर के कामों में लगाए रखती थी। माँ पहले तो इतना परेशान नहीं करती थी, लेकिन पिताजी के जाने के बाद से माँ मुझे हमेशा डांटती रहती है। सारे घर का काम मैं करूँ और प्यार शालिनी को मिले। अरे ओ पूजा, अरे कहाँ आराम फरमा रही है? शाम के खाने का वक्त हो गया है। आज भूखा मारने का इरादा है क्या? अभी बनाती हूँ खाना माँ। और पूजा खाना बनाने चली जाती है। एक दिन पुष्पा घर में पंडित जी को बुलाती है। कहो बहन जी, कैसे याद किया? अब पंडित जी, अब मेरी दोनों बेटियाँ बड़ी हो गई हैं। कोई अच्छे से दो रिश्ते बता दो। अब बहन जी, आपको तो पता ही है, आजकल सब पैसों के भूखे होते हैं। देखो पंडित जी, मेरी बेटी शालिनी के लिए तो मैं किसी भी चीज की कमी नहीं करूँगी। उसके लिए तो आप अच्छा और ऊंचा और अमीर घर का रिश्ता ही देखना। अब पूजा के लिए जैसा मर्जी देख लेना। माँ बाप दोनों मर गए और इस आफत को मेरे पल्ले बांध गए। अब कैसे न कैसे करके आफत तो सर से टालनी ही होगी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद पंडित जी दोनों के लिए रिश्ता लेकर आते हैं और दोनों बहनों की शादी हो जाती है। शालिनी की शादी बहुत अमीर और ऊंचे खानदान में होती है और वही पूजा की शादी एक गरीब परिवार में होती है। दोनों के घर कुछ ही दूरी पर थे। शादी के बाद एक दिन शालिनी गाड़ी से कहीं जा रही थी। अरे पूजा, आ जाओ, मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। जहाँ जाना है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। नहीं बहन, मैं बस थोड़ी ही दूर जा रही हूँ। मैं पैदल ही चली जाऊंगी। थोड़ी दूर तो मुझे भी जाना है, लेकिन मैं तो बिना गाड़ी के नहीं जाती हूँ। मुझे धूल मिट्टी से बहुत एलर्जी है। चलो ठीक है, गाड़ी में नहीं जाना चाहती हो तो वैसे भी तुम्हें तो धूल मिट्टी में घूमने की आदत होगी। ऐसा बोलकर शालिनी अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन पूजा का पति मनीष काम से घर जल्दी लौट आता है। अरे आप जल्दी घर आ गए, क्या बात है? आज आपको मेरी इतनी याद आ रही थी कि दिन में ही काम छोड़कर भाग गए। पूजा, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? जिस फैक्ट्री में मैं काम कर रहा था, उसमें कुछ नई मशीनें आई हैं, जो हम मजदूरों का काम किया करेंगी। इसलिए कुछ मजदूरों को फैक्ट्री से निकाल दिया गया है। उन मजदूरों में मैं भी शामिल हूँ। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप बोलो तो मैं अपनी बहन शालिनी से बात करूं। उनके पति की बहुत सी फैक्ट्री है, क्या पता वहाँ पर कोई जगह मिल जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम आज ही जाकर बात कर लो। पूजा शालिनी के घर जाती है। अरे पूजा, आज कैसे आना हुआ? वो बहन, मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए थी। यहाँ जो भी आता है मदद के लिए ही आता है। खैर बोलो, क्या मदद चाहिए? पैसे चाहिए, घर का राशन चाहिए, क्या चाहिए? नहीं बहन, ये सब तो भगवान की कृपा से मेरे घर में है। मुझे अपने पति के लिए एक नौकरी चाहिए थी। मेरे पति की नौकरी चली गई है। अगर तुम अपने पति को बोलोगी तो वो अपनी फैक्ट्री में कोई नौकरी दे देंगे, जिससे हमारा भी गुजारा हो जाएगा। ओके, मैं बोल दूंगी। तुम अपने पति को कल सुबह फैक्ट्री भेज देना। वो तेरे पति को किसी न किसी काम पर रख ही लेंगे। उन्हें गरीबों की मदद करना अच्छा लगता है। ठीक है, अब तुम जाओ। मैंने घर पर ही पार्लर वाली बुलाई हुई है, उसके आने का टाइम हो गया है। ठीक है बहन, जरूर बात कर लेना। और अगले ही दिन मनीष शालिनी के पति महेश के पास काम मांगने जाता है। महेश दिल का बहुत अच्छा इंसान था। वो मनीष को अपनी फैक्ट्री में काम पर रख लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और करवा चौथ का व्रत आता है। अरे दर्जी भैया, मेरी साड़ी का फॉल लग गया कि नहीं? नहीं मैडम, अभी तक तो नहीं लगा। अरे वो पूजा लेकर गई थी, लेकिन अभी तक देकर नहीं गई। पूजा कौन? मेरी बहन? हाँ वही। यहाँ से कपड़े तुरपाई और साड़ियों को फॉल लगाने के लिए लेकर जाती है। अरे ये तो बहुत अच्छा मौका है उसे अपनी साड़ी दिखाकर चलाने का। अच्छा ठीक है, मैं उसी से जाकर ले लूंगी। आप अपने पैसे ले लो। पूजा, ए पूजा। अरे शालिनी बहन, आज तुम्हें मेरे घर पर देखकर बहुत खुशी हो रही है। हाँ, वो सब तो ठीक है। वो दर्जी ने जो साड़ी तुम्हें फॉल लगाने के लिए दी थी, वो तैयार हो गई है नहीं? मुझे करवा चौथ के व्रत पर वही
साड़ी पहननी है। अरे बहन, मेरे पास तो बहुत सी साड़ी है, तुम कौन सी साड़ी की बात कर रही हो? भला ये कोई पूछने वाली बात है? जो सबसे ज्यादा सुंदर और महंगी हो वही मेरी साड़ी होगी। ये देखो शालिनी, ये तुम्हारी साड़ी है। देखा, पहचान गई ना मेरी साड़ी। चलो, खरीद नहीं सकती तो क्या हुआ, कम से कम महंगी साड़ी की पहचान तो है तुम्हें। ये लो, ये साड़ी तैयार है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अरे शालिनी, अभी तो तुम आई हो और अभी जल्दी बैठो ना, चाय बना देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे करवा चौथ के व्रत की तैयारियां भी करनी है, बहुत काम है मुझे। अभी तो बस साड़ी आई है, इसके साथ ही मैचिंग की और भी बहुत चीजें लेनी है। तुम तैयारी नहीं कर रही करवा चौथ के व्रत की? इसमें तैयारी क्या करनी, वक्त पर जो हो जाए, जैसा हो जाए, सब ठीक ही है। हाँ, अब पैसे हो तो कुछ तैयारियां हो ना। तुम्हारे पति जितना कमाते हैं उसमें तो तुम्हारे घर का गुजारा ही होता होगा। बहन, व्रत तो हम अपने पति की लंबी उम्र और उसकी सुरक्षा के लिए रखती है। इसमें महंगी साड़ी और कीमती गहने क्या करेंगे? इस व्रत में तो सच्ची श्रद्धा, भक्ति भाव, मन की पवित्रता होनी चाहिए। जिसके पास नहीं होता वो ऐसे ही बोलता है। शालिनी पूजा को गरीबी के ताने मारकर वहाँ से चली जाती है और करवा चौथ व्रत के 2 दिन पहले ही शालिनी किसी के हाथ पूजा को घर आने को कहती है। पूजा शालिनी के घर आ जाती है। तुमने मुझे बुलाया शालिनी? हाँ पूजा, मुझे तुमसे कुछ काम था। अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरा काम कर दो, उसके बदले मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी। क्या काम है शालिनी? वो मेरी काम वाली 2 दिन तक नहीं आएगी। वैसे तो मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ, लेकिन मैंने अभी करवा चौथ के व्रत के लिए पार्लर से मैनिक्योर और पेडिक्योर और फेशियल और नेल आर्ट भी करवाया है। एक तो इनमें बहुत पैसा लगता है, एक बात को तो पैसे फिर भी देखे जा सकते हैं, लेकिन अगर मैं घर के काम करूँगी तो मेरे हाथ और नेल आर्ट तो खराब हो जाएंगे। और मुझे करवा चौथ के व्रत पर सबसे अलग दिखना है, इसलिए सोचा घर के काम के लिए तुम्हें बुला लूं। 2 दिन यहाँ पर काम कर लेती हूँ, जो पैसे मिलेंगे उससे पूजा का सामान अच्छे से आ जाएगा। अरे पूजा, किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं, हाँ मैं कर दूंगी, तुम्हारे घर का काम कर दूंगी। 2 दिन तक पूजा शालिनी के घर का सारा काम करती है। फिर करवा चौथ व्रत से 1 दिन पहले शाम को, शालिनी तुम्हारे घर के बागीचे में मेहंदी का पेड़ है, मैं उसके कुछ पत्ते तोड़ लूं? अरे तुम उनका क्या करोगी? वो कल मेरा व्रत है ना, तो हाथों पर मेहंदी लगानी है, तो सोचा जब यहाँ मेहंदी का पेड़ है तो क्यों पैसे खर्च करना। अरे तुम शाम को मेरे साथ मेहंदी लगवाने चलना, मैं शाम को पार्लर से मेहंदी लगवा कर आऊंगी। मैं तो महंगी वाली मेहंदी लगवाती हूँ, तुम थोड़ी सस्ती वाली लगवा लेना, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन लगाती है। और रही पैसों की बात, तो जो तुमने 2 दिन मेरे घर का काम किया है उसमें से मेहंदी के पैसे दे देना। नहीं शालिनी, उन पैसों से मैं पूजा का सामान लाऊंगी। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तोड़ लेना कुछ पत्ते, ज्यादा मत तोड़ना, कभी हमारे बागीचे की शोभा बिगड़ जाए। मजाक कर रही हूँ, जितने लेने हो ले लेना। करवा चौथ के व्रत वाले दिन सुबह, शालिनी वो मुझे मेरे काम के पैसे दे दो। अरे पूजा, ये देखो मेरी मेहंदी कितनी सुंदर है ना, पूरे 2000 की लगवाई है। बाप रे, इतने पैसे? और क्या, अब देखना मेरी सब सहेली मेरी मेहंदी देखती रह जाएंगी। तुम दिखाओ अपनी मेहंदी। मुझे तो मेरी करवा माता को ये मेहंदी दिखानी है, और मुझे पता है करवा माता को मेरी मेहंदी बहुत पसंद आएगी। माता को भी सुंदर चीजें ही पसंद आती है, तुमने तो बस लाल हाथ कर लिए, इसमें पसंद आने वाली कौन सी बात है। करवा माता मेहंदी के डिजाइन को नहीं, लगाने वाले के मन को देखती है। जाओ, तुम अपना काम करो, मुझे भाषण मत सुनाओ। शालिनी की बात सुनकर पूजा अपने घर चली जाती है। शाम को करवा माता की कथा सुनने का टाइम आता है। अरे मुझे तो पढ़ना नहीं आता है, चलो कोई बात नहीं, अपनी बहन शालिनी के पास जाकर कथा सुन लूंगी। पूजा अपनी कथा की थाली तैयार करके शालिनी के घर जाती है। वहाँ शालिनी की अमीर से अमीर सहेलियाँ महंगे महंगे कपड़े और गहने पहन के कथा सुनने के लिए बैठी हुई थी। तभी पूजा को दरवाजे पर आता देखकर शालिनी जल्दी से उठ के पूजा के पास जाती है। अरे तुम यहाँ क्यों आई हो? शालिनी, मुझे पढ़ना नहीं आता, तुम तो ये जानती ही हो, तो मैंने सोचा कि तुम कथा पढ़ोगी तो मैं भी सुन लूंगी।
अरे नहीं नहीं, यहाँ मेरी बहुत अमीर से अमीर सहेलियाँ बैठी हैं, तुम उनके बीच में बैठोगी तो मेरे बारे में क्या सोचेंगी वो? तुम कहीं और जाकर कथा सुन लो। ठीक है शालिनी, देखती हूँ कोई कथा सुनाने वाला मिल गया तो। हाँ, जाओ जाओ जाओ। शालिनी अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है और कथा पढ़ने बैठ जाती है। अरे कथा की आवाज तो यहाँ तक आ रही है, मैं यही खिड़की के पास बैठकर कथा सुन लेती हूँ। इससे शालिनी की बेइज्जती भी नहीं होगी और मैं कथा भी सुन लूंगी। पूजा वहीं बैठकर कथा सुनती है और दरवाजा खुलने से पहले कथा सुनकर वहाँ से चली जाती है। कथा सुनकर शालिनी की सहेलियाँ अपने अपने घर चली जाती हैं। तभी फोन की घंटी बजती है। हेलो, तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया है, वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। शालिनी अपनी सभी सहेलियों के पास फोन करती है, लेकिन उसके साथ कोई भी हॉस्पिटल जाने को तैयार नहीं होता। तभी शालिनी, तुम्हें कुछ पता चला? हाँ पूजा, महेश का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तुम रोना बंद करो और मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, वहाँ मनीष भी है, सब ठीक हो जाएगा। दोनों मिलकर हॉस्पिटल जाती हैं। वहाँ डॉक्टर बताते हैं, महेश के सर पर गहरी चोट लगने से वो कोमा में चला गया है। अगर सुबह तक होश आ गया तो ठीक है, वरना ठीक होना मुश्किल है। डॉक्टर की बात सुनकर शालिनी रोने लगती है। अरे तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें अपने करवा चौथ के व्रत पर विश्वास नहीं है? अब तुम घर चलो, रात की पूजा भी करनी है। दोनों घर आ जाती हैं। पूजा और शालिनी एक साथ मिलकर करवा माता और चंद्रमा की पूजा करते हैं। पूजा हाथ जोड़कर, हे करवा माता, जैसे आपने हमेशा मेरे पति की रक्षा की है, वैसे ही मेरी बहन के पति की भी रक्षा करना। पूजा बहन, मुझे माफ कर दो, मैं आज समझ गई कि करवा चौथ का व्रत कपड़ों, गहनों और कीमती चीजों का दिखावा नहीं, बल्कि ये तो सिर्फ अपने पति की लंबी उम्र और उनकी सुरक्षा का व्रत है। मैंने तुम्हारे साथ कितना गंदा बर्ताव किया, फिर भी तुमने मुसीबत में मेरा साथ दिया और करवा माता से मेरे पति की सुरक्षा की प्रार्थना की। तभी फोन आता है और फोन पर मनीष बताता है कि महेश को होश आ गया है, अब वो खतरे से बाहर है। शालिनी पूजा को सब बताती है। देखा, तुमने सच्ची भक्ति और भावना से पूजा की तो करवा माता ने सब ठीक कर दिया। जय करवा माता की। हे करवा माता, सबके सुहाग की ऐसे ही रक्षा करना। एक नगर में राजा विक्रम अपनी पत्नी रानी चंद्रमुखी के साथ रहते थे। राजा विक्रम का स्वभाव थोड़ा अहंकारी और घमंडी था, लेकिन राजा अपनी रानी को बहुत प्रेम करते थे। राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी। रानी इस कारण बहुत दुखी रहा करती थी। एक समय राजा शिकार के लिए जंगल में निकल जाते हैं, तो उस सुनसान जंगल में राजा को एक बुढ़िया माई दिखाई देती है। राजा अपने घोड़े से नीचे उतरकर उस बुढ़िया माई से पूछते हैं, ऐ बुढ़िया, तू इस सुनसान जंगल में अकेली बैठकर क्या कर रही है? बेटा, मैं जोड़ियाँ बनाती हूँ। मैं किसी की जोड़ी बना रही हूँ तो किसी की बिगाड़ रही हूँ, किसी को मिला रही हूँ तो किसी को बिछाड़ रही हूँ। मेरा तो यही काम है। वह बुढ़िया कोई साधारण बुढ़िया नहीं थी, वो भगवान थे जो साधारण भेष पे धरती पर आए थे। यह सुनकर राजा अपने अहंकारी स्वर में जोर जोर से ठहाके लगा के हंसने लगता है। ये कैसा मजाक है? भला धरती पर भी जोड़ियाँ बनती है? अच्छा ठीक है, तो बताओ, तुमने मेरी भी जोड़ी किसी न किसी के साथ तो बनाई ही होंगी। बताओ वो कौन है? हाँ बेटा, मैंने तुम्हारी भी जोड़ी बनाई है। राजा विक्रम शादीशुदा होने के बाद भी उस बुढ़िया से घमंड भरे स्वर में पूछे, तो बुढ़िया बताओ, मेरी जोड़ी तुमने किसके साथ बनाई है? कौन है वो जिससे मेरी शादी होगी? बुढ़िया माँ को राजा के घमंड की पहचान करने में जरा भी देर नहीं लगी और वो माता सोचने लगी, यह घमंडी राजा शादीशुदा होने के बावजूद मुझसे अपनी जोड़ी बनवाने की बातें कर रहा है। इसे तो इसके घमंड का परिणाम देना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर वह बुढ़िया माई राजा से बोलती है, हे राजन, आपने मुझसे पूछा कि मेरी जोड़ी किसके साथ बनाई है, तो ध्यान से सुनो। तेरी जोड़ी मैंने तेरी अपनी रानी से जन्मी अपनी सगी बेटी के साथ बनाई है। तेरा विवाह अपनी ही बेटी से होगा। जा,
मैंने तेरे अहंकार और घमंड की सजा तुझे दे दी। यह बात सुनते ही राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे उस क्षण कुछ भी समझ नहीं आने लगा कि बुढ़िया माई ने मुझे ऐसी सजा क्यों दी। वह बुढ़िया माई से क्षमा प्रार्थना करने लगा, लेकिन बुढ़िया माई ने कहा, हे राजन, आप तो एक पराक्रमी राजा हैं। आपके लिए तो सब संभव है। तो जाइए और चुटला दीजिए मेरे वचन को। लेकिन मेरा वचन आज तक झूठा नहीं हुआ है। ये वचन नहीं, ये तो श्राप है मेरा कि आपका विवाह आपकी ही पुत्री से होकर रहेगा और इस अनहोनी को कोई नहीं रोक सकता। और आप में सामर्थ्य है तो आप इसे रोक कर दिखाइए। इतना कहकर वह माता अदृश्य हो गई। अब राजा शिकार खेलना तो दूर की बात, वो दुखी मन से अपने राज्य में पहुंचता है। राज्य में पहुंचते ही वो उदास मन से रानी चंद्रमुखी के पास जाता है। रानी ने महाराज को उदास देखकर वो महाराज से कहती है, महाराज, आज क्या बात है जो आप इतने दुखी लग रहे हो? तो राजा विक्रम कहने लगे, हे रानी, मैं आपको क्या बताऊं, आज मैंने अपने घमंड में आकर एक बहुत बड़ी भूल कर दी है। कैसी भूल महाराज? इस पर राजा अपनी रानी को बड़े दुखी मन से जंगल में हुई सारी घटना को विस्तार पूर्वक बतलाता है। सारी बातें सुनने के बाद महारानी चंद्रमुखी बोली, महाराज, उस अनहोनी के डर से आप अभी से चिंता क्यों करते हैं, जिसका कोई आधार ही नहीं है? जब हमारी कोई संतान ही नहीं है तो आपका विवाह कैसे हो सकता है हमारी पुत्री से? और आगे भी हम किसी भी पुत्री को जन्म लेने देंगे ही नहीं, तो यह श्राप कैसे संभव है? आप बेफिक्र रहिए महाराज, कल की सोचकर आज व्यर्थ ना गवाएं। रानी की बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गए और अपनी सारी चिंताएं दूर कर सोचने लगे कि रानी तो बिल्कुल ठीक कह रही है। जब मेरी कोई संतान ही नहीं है तो यह कैसे संभव है कि मेरा विवाह मेरी ही पुत्री से हो। और इस तरह राजा अपने दुख को दूर करने के लिए अपने राजकाज में व्यस्त हो गया। धीरे धीरे समय गुजरने लगा और कुछ दिनों बाद रानी चंद्रमुखी को गर्भ धारण हुआ। गर्भ धारण होने के बाद ही रानी चंद्रमुखी को यह चिंता सताने लगी कि कहीं उसे पुत्री ना हो जाए और उस बुढ़िया माई का श्राप सच न हो जाए। 9 माह पूरे होने लगे। रानी ने अपनी देखरेख के लिए अपनी सबसे विश्वसनीय दासी को अपने साथ अपने पास रखती थी। जब प्रसव का समय आया तो रानी चंद्रमुखी ने रात्रि के 12 बजे एक बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का जन्म होते ही रानी चंद्रमुखी के तो होश ही उड़ गए। उसको राजा विक्रम की बातों का आधार दिखने लगा और वह बुढ़िया माई के श्राप को सोच सोच कर दुखी होने लगी। कन्या का जन्म होते ही राजा पर कोई कलंक न लगे, यह सोचकर उसने अपनी दासी को आदेश दिया और कहा, दासी, तुम इस कन्या को इस महल से दूर लेकर जाओ और इसके प्राण ले लो, नहीं तो यह कन्या आगे चलकर मेरे पति के लिए मुसीबत बन जाएगी। जाओ, इस कलंक को मिटा दो। रानी की बात सुनते ही दासी ने कन्या को उठाया और महल से निकलकर जंगल की ओर चल पड़ी। वह जंगल जा ही रही थी कि उसे वहां एक बस्ती दिखी जहां पर कुछ गोबर के ढेर पड़े थे। दासी ने सोचा, यदि बच्ची को लेकर जंगल में जाऊंगी तो कहीं जंगली जानवर उस पर हमला न कर दे और उसके प्राण संकट में न आ जाए। इसीलिए उसने सोचा कि जंगल जाने से अच्छा है मैं इस बच्ची को इस गोबर के ढेर में दफन कर देती हूँ। और यह सोचकर दासी ने फावड़ा उठाया और गोबर के ढेर की खुदाई की और उसी ढेर में बच्ची को दफन कर सुबह होने से पहले वहाँ से निकल पड़ी। महल जाकर उसने रानी को सारी बातें बता दी। रानी जी, मैंने उस बच्ची को जंगल में खुदाई करके गड्ढे में दफन कर दिया है। अब तक तो वो बच्ची मर भी गई होगी। रानी यह सुनकर निश्चिंत हो गई कि चलो गड्ढे में दफन हो जाने से उसका दम घुट जाएगा और उस बच्ची की मौत हो जाएगी।
लेकिन विधाता को तो कुछ और ही मंजूर था। गोबर के ढेर के पास एक ग्वाला अपनी झोपड़ी में अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी भी कोई संतान नहीं थी। उसकी एक गाय थी भूरी। उसने रात को बच्ची को गोबर के ढेर में दफन कर होते देख लिया था, तो उसने अपने पैरों से उस ढेर से बच्ची को बाहर निकाल दिया। सुबह उठकर जब वह ग्वाला बच्ची की आवाज सुनकर बाहर निकल आता है और एक नवजात बच्ची को अपने दरवाजे पर देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। उसकी पत्नी रूपा को उस बच्ची पर दया आ जाती है। क्योंकि रूपा को पहले से कोई औलाद नहीं थी, वह उस बच्ची को भगवान का आशीर्वाद समझकर उसका लालन पालन करने का निश्चय करती है। ऐसे ही दिन बीतने लगे। रूपा की बच्ची बड़ी होने लगी। अब वह बड़ी होकर 18 वर्ष की सुंदर कन्या बन जाती है। रूपा उस बच्ची का नाम मोहिनी रखती है। मोहिनी बचपन से ही अपने नाम की तरह सुंदर होती है कि कोई भी उसे देखते ही उस पर मोहित हो जाता है। एक दिन मोहिनी अपनी सहेलियों के साथ जंगल में लकड़ियां चुन रही थी कि तभी उस जंगल से राजा विक्रम शिकार करके महल लौट रहे थे। तभी उनकी नजर मोहिनी पर गई और वह मोहित हो गए। फिर वह अपने महल गए और महल जाकर अपनी रानी को मोहिनी की सुंदरता का वर्णन करते हैं और मोहिनी के साथ विवाह करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। राजा की इस इच्छा का मान रखते हुए रानी चंद्रमुखी कहती है, ठीक है महाराज, पहले हम उस कन्या की संपूर्ण जानकारी निकालेंगे, तभी उसका विवाह आपके साथ करवाएंगे। राजा इतना सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। रानी ने अपनी गुप्तचरों को भेजकर मोहिनी की जानकारी प्राप्त की और फिर उस ग्वाले के यहाँ जाकर राजा का विवाह का प्रस्ताव भेजा। रामू और रूपा ने जब मोहिनी की शादी राजा विक्रम से होने का प्रस्ताव सुना तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। रामू सैनिकों से कहते हैं, यह कैसा प्रस्ताव है? वो एक राजा है और हम बस एक छोटी सी प्रजा। इतने बड़े महल में हमारी पुत्री का विवाह कैसे हो सकता है? हमारी और उनकी क्या समानता है? इस पर सैनिक बोले, रामू, समानता की क्या बात है? महाराज विक्रम को तुम्हारी पुत्री पसंद आ गई है। इसमें तो तुम्हें तुम्हारा सौभाग्य समझना चाहिए कि तुम्हारी बेटी का भाग्य खुलने जा रहा है। तुम्हारी वे बेटी इस झोपड़ी से निकलकर महल में राज्य करेगी। यह सुनकर रूपा और रामू अपने बेटी के अच्छे भविष्य के लिए राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं और शादी के लिए मंजूरी दे देते हैं। कुछ दिनों बाद राजा और मोहिनी का विवाह हो जाता है। मोहिनी को अपनी पत्नी के रूप में पाकर राजा बहुत प्रसन्न होते हैं। शाम का समय था। महल के बगीचे में एक खरगोश और खरगोशनी घूम रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे और रानी चंद्रमुखी उनकी बातें बड़े गौर से सुन रही थी। खरगोश खरगोशनी से कहता है, खरगोशनी, देखो यह कैसा अनर्थ होने जा रहा है। क्या कह रहे हो? कैसा अनर्थ? ऐसा अनर्थ जो कभी नहीं हुआ। एक बाप अपनी ही पुत्री से विवाह करके लाया है। खरगोश, यह क्या कह रहे हो? मुझे पूरी कहानी विस्तार से सुनाओ। खरगोश ने राजा और बुढ़िया माई की पूरी दास्तां खरगोशनी को सुना दी, जिसे महारानी भी सुन रही थी। यह सब सुनकर महारानी दंग रह जाती है। खरगोश यह सब बताने के बाद भगवान से कहता है, हे भगवान, यह कैसा अनर्थ है? यह क्या दिखा रहा है तू कि एक बाप को अपनी सगी बेटी से शादी करनी पड़ रही है? हमें यह सब दिखाने से पहले हमें गूंगा और अंधा बना दे, जिससे हम यह अनर्थ न देख पाएंगे न किसी से कह पाएंगे, जिससे हमें जीवन जीने में आसानी होगी। और इतना कहते ही खरगोश खरगोशनी गूंगे और अंधे हो जाते हैं। यह सब देखकर रानी चंद्रमुखी को यह समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि यह मोहिनी कोई और नहीं, उसकी अपनी सगी पुत्री है, जिसको बचपन में उसने दासी के हाथों दफना दिया था। अब उसके आंखों में आंसू आने लगते हैं और वह भगवान से प्रार्थना करने लगती है, हे धरती माँ,
यह मुझसे कैसा पाप हो गया? इतने बड़े अनर्थ का बोझ मैं कैसे सहन कर पाऊंगी? इसीलिए तो मुझे अपनी गोद में सुला ले। रानी का यह करुणा विलाप सुनकर राजा अपने कक्ष से दौड़े आते हैं और रानी से पूछते हैं, महारानी आपको क्या हो गया है? आप इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हैं? इतना सुनकर रानी ने महाराज को सारी बातें बताई। महारानी की बातें सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। महाराज कहते हैं, रानी यह अपराध तुम्हारा अकेले का नहीं, इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ दंड का भागी बनूंगा और धरती में समाऊंगा। हे धरती माँ, मुझे भी अपनी गोद में सुला ले। राजा ने अपनी पूरी दास्तान एक पत्र में लिखा और मोहिनी को दे दिया और राजा रानी दोनों धरती में समा गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं आपसे अपनी नई कहानी में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।